हेलो फ्रेंड्स, आज का कहानी है अपराध बोध। रेवा का दिल एक बार फिर उनके प्रति कृतज्ञता और आत्मीयता से भर उठा। बड़े सर को उसकी भावनाओं का कितना ख्याल है, कैसे वे बिना कहे ही उसके दिल की हर बात समझ जाते हैं। क्या उन्होंने ये सब मात्र उसका दिल रखने के लिए किया था, या सचमुच उनके दिल में उसके प्रति कुछ कुछ है। अकेले में जब भी रेवा यह सोच दोहराती तो दंड में भी पसीने से भीग जाती। दूसरे को खोजती दो जोड़ी आंखें जब परस्पर टकराई तो एक बार तो उनमें बिजली सी चमक उठी। फिर वे एक दूसरे से नज़रें चुराने लगीं। रेवा को अपने अंदर कुछ पिघलता सा महसूस हुआ। इन नज़रों में क्या है जो हर जगह हर वक्त उसकी आंखें इन्हीं ही तलाशी रहती हैं। एक चुंबकीय आकर्षण से बंधी हुआ दिन प्रतिदिन उनकी ओर खींचती चली जा रही है। यह आकर्षण एक तरफा भी तो नहीं है। वही कोशिश, वही सम्मोहन उसके बड़े सर की नज़रों में भी महसूस किया है। कॉलेज के सभी साथी पुरुष प्रधानाध्यापक रेवा के लिए सर और प्रिंसिपल साहब बड़े सर हैं। इस कॉलेज में आई रेवा को 8 महीने हो चले थे। नरेश का इस शहर में लापता हो जाने के कारण, तबादला हो जाने के कारण यहाँ इसी कॉलेज में ज्वाइन कर लिया था। इसी कॉलेज में ज्वाइन कर लिया पहले बड़े सर से वह तब प्रभावित हुई जब कॉलेज के वार्षिकोत्सव में उसने उनकी कविता सुनी। स्वयं रेवा एक अच्छी रचनाकार थी। कॉलेज की वार्षिक पत्रिका में जब उसका आलेख छपा तो बड़े सर ने अपने चैम्बर में बुलाकर उसे बधाई दी थी। उसी आलेख पर उसने चर्चा करते हुए रेवा को उनकी गहन साहित्य अभिरुचि का पता चला था। विषय पर उनकी अच्छी पकड़ थी, तो तर्क वितर्क क्षमता भी विलक्षण भी। चुंबक के दो समान ध्रुव परस्पर विकर्षित होते हैं, लेकिन यहाँ तो दोनों की समान अभिरुचियाँ उन्हें परस्पर चुंबक की तरह आकर्षित कर रही थीं। बड़े सर की पत्नी सुप्रिया उसी कॉलेज में मनोविज्ञान की प्रधानाध्यापिका और रेवा की खास सहेली थी। रेवा सुप्रिया की पाक कला की कायल थी और अक्सर उसने कोई न कोई रेसिपी सीखने उसके घर पहुंच जाती थी। वही बड़े सर से किसी न किसी आलेख पर चर्चा भी छिड़ जाती। 2-3 घंटों का समय कब गुजर जाता उन्हें पता ही नहीं चलता। होश तो तब आता जब सुप्रिया चाय के संग तस्तरी में नई रेसिपी सजाकर ले आती, जिसे देखकर रेवा शर्मिंदा से भरकर सकुचा उठती। ओह, बातों में पता ही नहीं चला कितना वक्त गुजर गया। आई तो तुमसे रेसिपी सीखने थी। और कोई बात नहीं रेवा, मैं जानती हूँ तुम्हारा पहला प्यार साहित्य है, और वैसे भी जब दो समान अभिरुचि वाले मिल बैठते हैं तो उन्हें आसपास का होश नहीं रहता। प्रेमचंद्र की कृति शतरंज के खिलाड़ी के किरदार की तरह वे दिन दुनिया से बिखबर अपने ही विषाद में खोए रहते हैं। क्यों जी, ठीक कह रही हूँ ना मैं? पति की ओर देखते हुए सुप्रिया सहज भाव में मुस्कुरा देती है, तो वे भी हंसते हुए उठ खड़े होते हैं। तुम मुझे दिन दुनिया की खबर ना कराओ तो मैं कभी भी वक्त पर कॉलेज ही ना पहुंच पाऊं। मैं तैयार होने जाता हूं। इन्हीं तो किताबों और अखबार की ऐसी आदत है कि बस कुछ ना पूछो, एक बार लेकर बैठेंगे तो पूरा किए बिना हिलेंगे तक नहीं। फिर इन्हें खाने पीने का होश है ना नहाने का। सुप्रिया की बातों से रेवा के मन से अपराध बोध के बादल छटने लगते हैं और वह सहज हो जाती है। 2-3 दिन भी यदि वह बड़े सर से नहीं मिलती तो चौथे दिन तो वे उसे पकड़ ही लेते। आजकल आप नज़र नहीं आती, किसी नई रचना की सृजन में तल्लीन है क्या? फिर वही घर पर या चैम्बर में घंटे 2 घंटे का वार्तालाप। बाहर निकलने पर रेवा स्वयं को प्रफुल्लित हवा में उड़ती महसूस करती है, लेकिन दूसरे ही क्षण फिर अपराध बोध उसे घेर लेता है। क्या उसे बड़े सर के संग समय व्यतीत करना मात्र इसलिए अच्छा लगता है कि उनकी रचनात्मक अभिरुचियां एक समान है, या वे एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगते हैं? फिर अगले ही पल वह अपने विचारों को झटक देती। भला 40 की उम्र भी कोई है एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने की? इस उम्र में उनके कदम अब भला क्या लड़खड़ाएंगे? अब तो उनकी अंगुली थामकर चलना सीखें। उनके बच्चे भी अपनी उंगली छड़ाकर सधे कदमों में अपनी मंजिल की ओर अग्रसर है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है उनके बीच जिसके लिए उन्हें कभी शर्मिंदा होना पड़े। बड़े सर की निगाहें तो उसकी आंखों पर ही टिकी रहती हैं, कभी वहां से जरा भी नीचे नहीं खिसकती। वे उसका मन टटोलती महसूस होती है। शरीर नहीं, वह क्या इतनी नादान है कि कामुक निगाहों और आत्मीय निगाहों में फ़र्क नहीं जानती? उन आँखों में एक गहरी आत्मीय, एक अद्भुत जुड़ाव महसूस करती है। वह कोई रिश्ता, कोई शब्द उन भावनाओं को सही रूप में अभिव्यक्ति नहीं कर सकता। सच है, सूरज
कि रश्मियों में कोई मुट्ठी में कैद करना चाहे तो यह कैसे संभव है। मदमस्त हवा का झोंका मन में जो मीठी सी सिहरन जगा जाता है, उसे बोलकर बता पाना भला कैसे संभव है। उसे तो सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है, और वह भी दिल की अंदरतम गहराइयों से। वो दोनों तो परस्पर चर्चा करते वक्त भी भूल जाते हैं कि उनमें से एक पुरुष है और एक स्त्री। लिंग भेद गुण हो जाता है, अस्तित्व में रह जाती है। तो बस विषय परिचर्चा। जब दोनों के दिलों में कोई मेल नहीं है तो वह क्यों बार बार अपराध बोध से ग्रस्त हो जाती है। क्यों वह स्वयं के पति नरेश और सहेली सुप्रिया का गुनाहगार समझता है। विचारों के मगड़ जाल में उलझी रेवा दिग्भ्रमित हो जाती है। उसे नरेश से बेपनाह मोहब्बत है। स्वयं नरेश भी उसे जान छिड़कता है। 16 वर्ष संग व्यक्तित्व करने के बाद भी दोनों परस्पर नवविवाहितों से आकर्षक महसूस करते हैं। इसका कारण उनकी आकर्षक देह दृष्टि है। यह परस्पर समझ रेवा को जानने की उत्कंठा भी नहीं है। उसके लिए इतना ही पर्याप्त था कि 16 वर्ष पूर्व जुड़ा गठबंधन प्रति मजबूत होता चला जा रहा था। यद्यपि नरेश का लेखन कला में कोई रुचि नहीं था, तथापि रेवा को वह इसके लिए हमेशा प्रोत्साहित ही करता था। सखी सुप्रिया को अपने विषय मनोविज्ञान से अत्यधिक प्यार था। रेवा अक्सर सोचती, यदि वह प्रधानाध्यापक नहीं होता तो अवश्य ही एक प्रख्यात मनोवैज्ञानिक होती। पेशेवर तौर पर तो नहीं, वह शौकिया सुप्रिया छोटे मोटे मनोविज्ञान के केस निपटाया करती थी। रेवा को उसमें अपना सच्चा हमदर्द नजर आता था। अपनी खुशी या गम की छोटी से छोटी बात भी सुप्रिया से बांटने में रेवा को कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी। रविवार की एक खुशनुमा सुबह थी। ठिठुराती सर्दी में निकली गुनगुनी धूप बहुत सुहा रही थी। फोन पर बिताते हुए दोनों सहेलियों ने पिकनिक पर जाने का कार्यक्रम बना लिया। कुछ ही किलोमीटर दूर एक घने पेड़ों से घिरी पुरानी हवेली थी। खूबसूरत ऐतिहासिक स्थान था। दोनों परिवार ने फटफटाहट खाने पीने का सामान तैयार किया और निकली पड़े। पूरी हवेली को चक्कर लगा लेने के बाद चारों बच्चों ने उसमें लुका छिपी खेलने का प्रस्ताव रखा, जिसमें चारों बड़ों को भी जबरदस्ती शामिल होना पड़ा। लेकिन खेल शुरू होने के बाद उन्हें भी इसमें आनंद आने लगा। बड़े सर की दाव देने की बारी थी। सभी चुप चुके थे और कोई आहट ना पाकर खंभे के पीछे छुपी रेवा ने झांका तो बड़े सर ने उसे देख लिया। रेवा घबराकर पुनः खंभे के पीछे दुबक गई। उसे अफसोस हुआ कि क्यों उसने झांका। उसे पता था वह पकड़ी गई है और बड़े सर अभी आकर उसे आहट कर देंगे। लेकिन उसका आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब वे उसे नज़रअंदाज करते हुए आगे निकल गया। शायद उसकी घबराहट भांपकर उन्होंने ऐसा किया हो। सच बड़े सर का उसका कितना ख्याल है, ये सोचकर ही रेवा रोमांचित हो उठी। अब तक सबको भूख लग गई थी। एक जगह दरी बिछाकर उन्होंने खाना लगाने आराम किया। सुप्रिया तो पाक कला में प्रवीण थी ही। उसका लगा पुलावा खोलते ही सब टूट पड़े। रेवा ने बड़ी मेहनत से हरे भरे कबाब बनाए थे, पर वे ज़्यादा मज़ेदार नहीं बन पाए थे। सबने एक एक लेकर ही हाथ खींच लिया था। रेवा का दिल टूट गया। उसने लगा उसकी आंखें बरस ही पड़ेगी। लेकिन तभी बस बड़े सर ने कबाब का डिब्बा अपने ओर खींच लिया और खाकर बोला, बहुत स्वादिष्ट बने हैं। कहते हुए एक साथ 4 कबाब निकालकर अपने प्लेट में बिरख लिए। रेवा का दिल एक बार फिर उनके प्रति कृतज्ञता और आत्मीयता से भर उठा। बड़े सर को उसकी भावनाओं को कितना ख्याल है। कैसे वे बिना कहे ही उसके दिल की हर बात समझ जाते हैं। क्या उन्होंने ये सब मात्र उसका दिल रखने के लिए किया था, या सचमुच उनके दिल में उसके प्रति कुछ है। अकेले में जब भी रेवा यह सोच दोहराती तो ठंड में भी पसीने से भीग जाती। यह उसे क्या होता जा रहा है। सहज सहानुभूतिवश व्यक्ति की गई प्रतिक्रिया को वहाँ क्यों इतनी गंभीरता से ले रही है। हो सकता है उनके दिल में कुछ हो और हो सकता है कुछ ना भी हो। जब वह अपने दिल को ही नहीं समझ पा रही तो दूसरे के दिल को कैसे समझ सकती है। लेकिन वह इतना अवश्य जानती है कि दोनों के दिलों में एक दूसरे के प्रति कोई कामुक भावना नहीं है। बस एक गहरा अपनाना है, एक ऐसा जुड़ाव जो एक हितैषी ही रख सकता है। गत 4 दिनों से रेवा सुप्रिया या बड़े सर से मिली नहीं थी। नरेन भी पिछले 2-3 दिनों से किसी प्रोजेक्ट में व्यस्त होने के कारण उससे समय नहीं दे पा रहे थे। रेवा अभी उनसे ज़्यादा बात भी नहीं करना चाहती थी। अंदर ही अंदर वह घूंट रही थी। कभी सोचती जो हो रहा है वह गलत है, वह नरेश और सुप्रिया को धोखा दे रही है। कभी लगता है ऐसा कुछ भी तो नहीं है। जब किसी को कुछ गलत नहीं लग रहा है
तो वहीं क्यों उल्टा सीधा सोचकर अपराध बोध से मरी जा रही है? कहीं उसके के दिल में तो कोई खोट नहीं है? कभी कभी लगता है सुप्रिया के सम्मुख जाकर अपने मन की सारी परतें खोलकर रख दें और उससे इन घुटन का निवारण पूछे। फिर उसे ख्याल आता, सुप्रिया एक मनोवैज्ञानिक होने के साथ साथ एक पत्नी भी तो है, बल्कि पत्नी पहले है और मनोवैज्ञानिक बाद में। यदि वह सुप्रिया की जगह होती तो क्या ये सब सुन वो सब पाती, लेकिन रेवा का मुंह खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सुप्रिया जैसे मनोवैज्ञानिक की परखे नजरें से रेवा के मन में बेचैनी छुप न सकी। रेवा की सुप्रिया और उसके प्रति नजरें बनाकर निकल जाना, अकेले में बातचीत होने जैसी परिस्थितियों को टालना उसे रेवा को मनस्थिति का कुछ कुछ बोध करा रहे थे। और आखिर एक दिन उसने पीरियड खत्म करके निकली रेवा को पकड़ ही लिया। क्या बात है, आजकल नज़र नहीं आती रेवा? पिछले 4 दिनों से तुम मुझसे मिली नहीं, या यूं कहूँ कि मुलाकात टालती रही। नहीं, ये ऐसी रेवा ने कुछ कहना चाहा, लेकिन सुप्रिया ने उसे बोलने का अवसर ही नहीं दिया। तुमने अपनी शक्ल देखी है? इन दिनों आईने में शुक्र काट हो गई हो, जैसे अंदर ही अंदर कोई घुन लग गया हो। अच्छा, कुछ क्षणों के लिए भूल जाओ कि तुम मेरी सहेली हो, और यह भी भूल जाओ कि मैं विपिन की पत्नी हूँ। अब तुम मेरी मरीज हो और तुम्हारे डॉक्टर क्या है। अब तुम मुझे अपनी समस्या बता सकती हो। सुप्रिया सब कुछ जानती है और समझती है, तभी तो कह रही है कि मैं कुछ क्षणों के लिए भूल जाऊं कि वह बड़े सर की पत्नी है। ओह सुप्रिया, मेरा इतना कड़ा इम्तिहान मत लो। आंखें भिंजकर रेवा बुदबुदा उठी और उसे प्रयास में आंखों की कोरों में छिपा दर्द 2 बूंद आंसुओं के रूप में ढुलक गया। तुम नहीं कह पाओगी, मैं जानती थी। मुझे ही तुमसे समझाना होगा। देखो रेवा, तुम्हारे अंदर एक मनोग्रंथि पनप रही है। यह ग्रंथि एक दिन में नहीं बनती। समय का लंबा अंतराल और इस दौरान घटी घटनाओं इस मनोग्रंथि के पनपने में सहायक होती है। और चूंकि इस पनपने में समय लगता है, इसलिए इसका निराकरण भी एक झटके में संभव नहीं है। इसमें पूरी तरह छुटकारा पाने में भी समय लगता है। बेहतर यही है कि हम जल्द से जल्द इसके कारण को ढूंढ लें और उपचार अंत कर दें। पिछले कुछ समय से मैं तुम्हारे अंदर एक अपराध बोध पनपना देख रही हूँ। तुम स्वयं को मेरी और अपने पति के अपराधीन मानने लगी हो, और इसका कारण है विपिन से तुम्हारी आत्मीय संबंध। रेवा दम साधे सुने रही थी। उसमें सुप्रिया की बातों को प्रतिकार करने का रंज मात्र भी साहस शेष न था। देखो रेवा, इस स्त्री को अपने पति के संग सुखद वैवाहिक जीवन बिताने और उसे संतुष्ट करने के लिए कई भूमिकाएं निभानी पड़ती है। कभी माँ की तरह उसे पुचकारना पड़ता है, कभी बहन की तरह धीरज बांधना पड़ता है, तो कभी एक दोस्त की तरह उसकी रुचियाँ को शेयर करना होता है। यही सब कुछ एक पति को भी अपनी पत्नी के लिए करना होता है। विभिन्न अवसरों में विभिन्न तरह की भूमिकाएं निभानी होती है, और सब भूमिकाएं तो पति पत्नी फिर भी निभा लेते है। हाँ, समान रुचि और समान स्वभाव के अभाव में दोस्तों की भूमिका निभाना थोड़ा मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसलिए ऐसा मामलों में समझौता करना पड़ता है। कई स्त्री पुरुष तो शादी के बाद जीवनसाथी की अपेक्षाओं के अनुरूप अपनी रुचि और स्वभाव ही बदल लेते हैं। कुछ इन्हें व्यर्थ की बकवास कहकर सिर झटक देते हैं। वे एक तरफ से सच को झुठलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन किसी समान अभिरुचि और स्वभाव वाले व्यक्ति से मिलने पर उनका यह सुप्त लालसा जीवंत हो उठती है। उस अभिरुचि से संबंध वार्ता, उससे जुड़ी हर गतिविधि और इसलिए उससे जुड़ा हर व्यक्ति भी उसके आकर्षण का केंद्र बन जाता है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि यह अभिरुचि के साथ जुड़ा हुआ आकर्षण है और वहीं तक सीमित है। तो क्या हर स्त्री और पुरुष के साथ ऐसा होता है? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं। मनोविज्ञान ऐसा क्षेत्र है जहाँ विज्ञान की तरह कोई स्थापित नियम नहीं होते, क्योंकि यदि हम कोई नियम बनाना भी चाहें तो उसके एक नहीं ढेर अपवाद मिल जाते हैं, और वे इसलिए कि हमारा विषय वस्तु है। मानव मन, जिस पर हर प्रायोगिक परीक्षण अलग अलग परिणाम देते हैं। तुम्हें साहित्य और लेखन में रुचि है। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें नरेन जी जैसे पति मिला, जिन्होंने तुम्हारे रचनात्मक प्रवृत्तियों को हमेशा बढ़ावा दिया। विपिन को भी साहित्य और लेखन में रुचि है। वे भी तुम्हारी तरह अंतर्मुखी और गंभीर है, इसलिए तुम्हें परस्पर वार्तालाप करना, समय गुजारना अच्छा लगता है। इन्हें स्वस्थ आत्मीय संबंध समझो और अपने अंदर किसी अपराध बोध को न पनपने दो। हाँ, इतना ख्याल जरूर रखना होगा कि ये दोस्ताना संबंध कोई ऐसा रूप न आखिर तैयार
कर लें कि तुम लोगों को शर्मिंदा होना पड़े, क्योंकि आत्मीय संबंध और शारीरिक आकर्षण के बीच बहुत पतली सीमा रेखा है। मुझे विश्वास है तुम और विपिन दोनों ही इतनी समझदार हो कि इस सीमा रेखा को कभी नहीं लांघोगे। सुप्रिया, प्रिया कहाँ हो तुम? सुप्रिया को खोजते हुए विपिन ने आकर सुप्रिया की दोनों बाहें पकड़ ली। क्या हो गया था तुम्हें? रजनी ने बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम घर चली गई हो। अरे बाबा, कुछ नहीं हुआ मुझे, तुम बेहद परेशान हो रहे हो। सवेरे नाश्ते में मैंने रात का रखा समोसा गर्म करके खा लिया था। शायद उसका मसाला गड़बड़ था, जिससे 2-3 उल्टी हो गई, इसलिए मैं रेवा के संग घर आ गई। रेवा, ओह आप भी हैं, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। बैठो, कॉफ़ी ले लो। नहीं, बस चलता हूँ, मीटिंग के लिए इंतज़ार हो रहा होगा मेरा। सुनकर एकाएक रहा नहीं गया। सैकड़ों की भीड़ में उसे खोज लेने वाली आंखें आज सुप्रिया की चिंता में उसे देखकर भी न देख सकी। यही तो है पति का पत्नी के प्रति प्यार और पत्नी का पति के प्रति अटूट विश्वास। रेवा के विचारों में खोया देख सुप्रिया ने उसे बैठने का आग्रह किया। बस मैं भी अब चलती हूँ, नरेश और बच्चे आते होंगे। सुप्रिया के घर से निकलते वक्त रेवा स्वयं को फूल सा हल्का महसूस कर रही थी। वह अपराध बोध से मुक्त हो चुकी थी। दोस्तों, आज की कहानी का कवि है संगीता माथुर। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।